नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और एक और नए पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बेहद ख़ास मेहमान कर्नल शैलेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। और सर को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं, तो हमारी बातचीत अब हमेशा होती रहती है आर्मी को लेके, डिफेंस को लेके, इंटरनेशनल वॉरफेयर्स को लेके। सर अभी एक टॉपिक बहुत जो डिबेट में है, जो डिस्कशन में है, वो है हिजबुल्लाह वाला। तो ये क्या स्टोरी हुई सर ये कि किसी के पेजर फटने लग गए, किसी के कार में बैटरी फट गई, किसी का सोलर प्लांट फट गया, और लेबनान ने और हिजबुल्लाह ने एलिगेशन लगाया कि भाई इजराइल ने किया है सारा कुछ। उसके बाद इजराइल से भी खबरें आई कि भाई और बुरी गति होगी आप लोगों की। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, लेकिन ये इसके इन डेप्थ डिटेल में स्टोरी में जाए, ये पेजर्स कैसे फट गए सर, या मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइस कैसे फटे सर? देखिए, दुनिया में कौन क्या कहेगा, क्या सुना जाएगा और क्या बोला जाएगा, इन तीन चीज़ों में हमेशा फ़र्क रहेगा। आप जो मर्जी आए कर लो, ये फ़र्क आएगा। क्यों? क्योंकि जिसने काम करना है उसने तो कर दिया। और ये फितरत अगर पूरी दुनिया में देखी जाए तो इजराइल से ज़्यादा किसी में नहीं है। आपको अच्छा लगा, आपको नहीं अच्छा लगे, वो अपना काम कर बैठेंगे। अदरवाइज़ आप बता दीजिए, उनकी जो टॉप साइबर सिक्योरिटी यूनिट, जिसको वो 8200 बोलते हैं, यूनिट 8200 जो है, वो पूरी की पूरी साइबर पार्ट देखती है। और साइबर पार्ट देखने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे ऊपर क्या अटैक आने वाले हैं। वो ये देखती है कि क्या साइबर रिलेटेड हम कोई नया अटैक कर सकते हैं कि नहीं। और पहली बार दुनिया को उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया कभी ड्रीम नहीं कर सकती थी। साइबर अटैक। साइबर अटैक मैं बताता हूँ कैसे। एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पेजर जो थे, मुझे याद है 90s में हमें दिए गए थे, कि बड़ा क्रूड सा मामला। एक छोटा सा डिवाइस यस, जिसमें वो यहाँ लगाकर, दो तीन शब्द, चार शब्द लिख के आते हैं, बस दैट्स कम ऑल। हियर, यस, आई एम एट इससे ज़्यादा कुछ नहीं सेक्टर होता। 59, दैट्स इट। इससे ज़्यादा लिख भी नहीं सकते आप। ठीक है ना। तो इट वाज सपोज टू बी अ वेरी, जिसको बोलते हैं आउटडेटेड, बड़ी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। एंड हिजबुल्लाह को क्या था, अगर आप सिलसिलेवार चलें, हिजबुल्लाह ने अभी रिसेंटली ऑफ़र किया था एक एडवाइजरी अपने काडर को, क्लोज काडर को, कि कृपया कर कर अपने मोबाइल्स बंद करिए और इस्तेमाल मत करिए। और वो इसलिए मत करिए क्योंकि आप मोबाइल द्वारा जीपीएस ट्रैकिंग में आ रहे हैं। आप मीटिंग करते हैं, 10 लोग हो गए। अब साइबर सिक्योरिटी जो है इजराइल की, उसने 10 लोगों को पिन पॉइंट कर लिया। अब वो 10 पिन लोग जब जिस जिस दिशा में गए उनको वो फॉलो करते रहे, वहाँ वो 3 और से मिले। तो धीरे धीरे ये नेटवर्क जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा था। और तब जाकर रियलाइज़ हुआ हिजबुल्लाह को कि ओह, वी आर बीइंग ट्रैक्ड। हम नंगे होते चले जा रहे हैं समाम में। दिख रहा है कि हमारे 10,000 लोगों को वो ट्रैक कर चुके हैं, हमारे 15,000 लोगों को ट्रैक कर चुके हैं। क्योंकि देखिए, इंटेलिजेंस दोनों तरफ से चलती है। सो अबव ऑल जो बड़ी बात आ रही है वो ये आ रही है कि ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह को पेजर जो था वो सडनली चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इजराइल ना जीपीएस द्वारा मॉनिटर कर पाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कोशिश करी कि रोककर फॉर द टाइम बीइंग 5,000 पेजर ऑर्डर कर देते हैं और 5,000 हम अपने कोर स्टाफ को देंगे। आप ढूंढने की कोशिश करिए इस बात में किसको दिए जा रहे हैं। 5,000 हिजबुल्लाह के टोटल कार्डर नहीं है। उनका क्लेम है अपने आप 1 लाख से ज़्यादा। दैट मीन्स ये 5,000 कौन थे? ये उनके वो मेन बंदे रहे होंगे जो कम से कम 5-5 हज़ार को कंट्रोल करते होंगे, खबर देते होंगे, जो ग्राउंड पर चीज़ों को करवाते होंगे। सो बहुत बड़ी बात आती है कि यस, ये चीज़ हिजबुल्लाह की इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी, ये मैं किसी एक यूनिट को नहीं देता हूँ क्रेडिट, शिन बेट को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए, मोसाद को भी दिया जाना चाहिए, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है, जो काम उन्होंने किया है उन पेजेस को फटने के लिए, वो काम मैं ग्रांट करूँगा
कि उनकी यूनिट 8200 जो है उसका काम था। ज़्यादा अच्छी बात ये भी थी कि आप सिलसिलेवार इसको एवेलुएट करिए, कितना मुश्किल रहा होगा ये पता करना इंटरनली कि यस ये लोग ऑर्डर करने वाले हैं। दूसरा, जिनके पास ये ऑर्डर लेकर गए होंगे, ढूंढ रहे होंगे जहाँ से खरीदना है, उसके बीच में आपको एज इजरायली एजेंट्स इन्फिल्ट्रेट कर कर आपने अपने वाला वो प्रोडक्ट ज़रूर डलवाना है शॉर्ट लिस्ट में। उसको कॉम्पिटिटिव रेट इतना बढ़िया बनाना है कि आपको वो ऑटोमेटिकली ठीक आएगा। तीसरी बात, उन्हें जल्दी चाहिए थे, तो रेडीमेड कहाँ से लाएंगे आप? रेडीमेड तो मिलता नहीं है। तो आपने एक और क्लॉज डाला होगा कि चलिए जी हम आपको 1 महीने के अंदर दे देंगे। ओ माय गॉड, हिजबुल्ला वुड हैव बीन हैप्पी अबाउट इट कि यार सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, और वो भी हमारे टाइम फ्रेम के अंदर मिल रहा है, झपट लो। क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए कुछ तो चाहिए। मोबाइल से तौबा करनी पड़ रही है क्योंकि आप को ढूंढा जा रहा है, आप ट्रैक हो रहे हो। सो इसलिए आप नहीं चाहेंगे। सो अबव ऑल एक बड़ा सिस्टमैटिकली ट्रैप बनाया, और उस ट्रैप के पीछे तो सर ये तो कई सालों से चल रहा होगा। ये इजराइल ने सेटअप कितने दिनों में किया होगा इस पूरे मिशन को? देखिए, ऐसी दसियों और मिशंस जो हैं वो कॉन्करेंटली चल रहे होंगे। कौन सा सक्सेसफुल हो जाए वो ज़्यादा बड़ी बात है। क्यों? मैं अगर शिन बेट के साथ काम कर रहा होता एज अ फौजी, मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं तो ये कोशिश करता कि ये जो आपका स्केयर है, आपका जो डर है कि आपके मोबाइल से हम आपको ढूंढ पा रहे हैं, इतना ज़्यादा कर दो कि सारे के सारे बंद कर दें। और वो जैसे ही सारे के सारे बंद कर दें, ये 5000 के बजाय कम से कम 50,000 लें, जो पेजर लें। तब तो मैंने कुछ इफेक्टिवली किया। इसलिए आपने देखा कि जैसे पेजर 5000 फटे, व्हाट वाज नेक्स्ट? वॉकी टॉकी, कि वॉकी टॉकी फटने लगे। और ये सब वही हैं कि आप एक बात बताइए, पूरे के पूरे लेबनान में आपको क्या लगता है सिर्फ 5000 पेजर काम कर रहे होंगे? 85,000 और कर रहे होंगे। लेकिन ये 5000 वो थे जो अभी रिसेंटली प्रिक्योर करे गए थे, और हिजबुल्लाह के कार्डर्स को और दिए गए वो थे। भी हिजबुल्लाह के कोर कार्डर के पास थे। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो ताज्जुब होता है कि इसमें एक्सपोज हो गया ईरान, कि उनका डिप्लोमेट, एम्बेसडर के पास भी वही वाला निकला। व्हाट वाज ही डूइंग? भाई एज अ कंट्री तो आप ओन अप नहीं करते हो ना कि हम भी टेररिज्म में इन्वॉल्व हम हैं। भी हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं। नहीं, सपोर्ट करते हैं, यस, हम टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं। ये भी दैट मीन्स हम भी एक पायदान हैं टेररिज्म में। एक एम्बेसडर का पास अगर वो फट रहा है तो दैट मीन्स व्हाट, कि वो भी उनके कार्डर का आदमी हो गया एक तरीके से। देखिए, कंट्री टू कंट्री सपोर्ट करना बड़ी अच्छी बात होती है। आपकी गलत सपोर्ट है, सही सपोर्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। ये ईरान भारत को सपोर्ट करता है, तो कंट्री टू कंट्री डिप्लोमेसी की बात है। यस, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको सपोर्ट करें, इसको सपोर्ट करें, किसको ना करें। सबको मालूम है कि हिजबुल्लाह इज सपोर्टेड बाय ईरान, बट ये कभी बोला नहीं गया ऑफिशियली। उन्होंने सिर्फ बोला है कि वी स्टैंड बाई द फाइट ऑफ हिजबुल्लाह अगेंस्ट इजराइल, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अब आप घुस के अंदर उस कार्डर के लोगों के साथ आप भी उस पेजर को लेकर घूम रहे हो। ओ माय गॉड, इससे बड़ी आप एक्सपोजर आपके लिए नहीं हो सकता कि आप टोटली नेकेड हो गए इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि आपका राजदूत इन्वॉल्व था। सर, ये यूनिट के बारे में बताइएगा। शिन बेत के बारे में तो सुना, लोग भी जानते हैं। मोसाद के बारे में लोग जानते हैं, मोसाद की माहिर प्लानिंग के बारे में लोग जानते हैं। ये जो यूनिट जो आप बता रहे हैं, 802 बताया आपने शायद, 8200 ये यूनिट कब फॉर्म हुई, कैसे फॉर्म हुई, इसके बारे में? बड़ी पुरानी यूनिट है, लेकिन ये वही वाली बात है कि शिन बेट बार बार नाम आ जा रहा है, इसलिए आपको पता चल गई। ये वो वाली यूनिट है जो बिल्कुल अपने ऑफिस में बैठकर, अपने कमांड पोस्ट के अंदर बैठकर ऑपरेट करती है, सिस्टम्स पर ऑपरेट करती है, वो ढूंढती है चीज़ों को, कहाँ कैसे क्या किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि ताइवान की बनी हुई कंपनी के ये जो 5000 पेजर थे, ये
कैसे पता चला होगा कि कौन सा पेजर जाएगा? दैट मीन्स कहीं ना कहीं 8200 यूनिट को पता था कि यस ये एक तभी मैंने कहा शिनबेट और मोसाद को भी क्रेडिट क्योंकि तभी पता चलता है कि हाँ क्या नया डिसीजन आने वाला है। सो जैसे ही उन्होंने देखा कि हिजबुल्लाह एक डिसीजन लेने वाला है, इन्होंने एकदम ट्रिगर किया होगा, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी रोज़ाना सवेरे आपको अलाउ कर दे कि चलिए आइए 2 ग्राम्स 3 ग्राम्स इसके अंदर एक्सप्लोजिव डाल दीजिए, ऐसा अलाउड कोई नहीं करता है। लेकिन आप अगर बैकग्राउंड ओनर हैं उस कंपनी के, आपकी मॉनेटरी सपोर्ट है, आपकी टेक्निकल सपोर्ट है, तभी आप इस तरह के काम कर पाते हैं। बैटरी ओवरहीट करके भी ब्लास्ट कराया जा सकता है, नहीं बैटरी वो भी ठीक है, लेकिन देखिए क्योंकि मैं लकीली इस बात को थोड़ा सा जानता हूँ, जो उसमें लिथियम बैटरी है इन पेजेस के अंदर, लिथियम बैटरी को एक स्पार्क चाहिए, सिर्फ अपने आप में गर्म से नहीं चाहिए। सो इसके लिए ये जो 4 से 5 हज़ार पेजर बनाए गए, इनमें वो 1 से 2 ग्राम एक्सप्लोजिव डाला गया कि यस वो स्पार्क हीट से स्पार्क होगा, स्पार्क से ब्लास्ट होगा, अदरवाइज क्या है वो आग लगेगी। जैसे आप बता रहे हैं, अगर उसको ही इवेलुएट करें तो सीधी बात ये होती है वो सिर्फ जलना शुरू हो जाएगी, ब्लास्ट नहीं करेगी। वो सारी चीज़ों को आपने तेज कर दिया ना। एक तो पहले बैटरी हीट अप हो गई, दूसरी वो जो स्पार्क था उसने उसको एकदम से फोड़ दिया। वो फोड़ा हुआ पार्ट छोटा ही है, 2 से 3 ग्राम का है, लेकिन उन बैटरियों का टोटल मिलाने की वजह से आपने देखा कि 10-12 लोग मारे गए, 99% लोग नहीं मारे गए, लेकिन काफ़ी हद तक घायल हुए। सो ये दिखाता है कि अपने आप में कि काबिलियत उस पर्टिकुलर बॉम्ब की नहीं है, उसके ब्लास्ट की है। सर ये कह रहा था कि शिनबेट तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जैसी हो गई कि उनके इंटरनल जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, और मोसाद हो गई जो बाहर की खुफिया वर्ल्ड की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। लेकिन इसके अब आगे के स्टेप पर आते हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है हिजबुल्लाह कितने दिन तक इजराइल का मुकाबला कर पाएगा, या फिर लेबनान की स्थिति गाज़ा पट्टी की तरह इजराइल कर देगा? ये वहाँ तक, इस हद तक ये वॉर जाने वाली है? मैं आपका वो पिछला सवाल नहीं आंसर कर पाया कि शिनबेट और मोसाद के अलावा 8200 यूनिट क्या है। वो यूनिट अपने आप में सिर्फ एक टेक्निकल काबिलियत वाली यूनिट है। आईटी एक्सपर्ट्स, टोटल आईटी जिसको बोलते हैं, विजार्ड्स, एक्सपर्ट नहीं, दे आर विजार्ड्स। उनका काम ही वो है कि जहां आपकी और मेरी सोच खत्म होगी वहां से वो शुरू करते हैं। वो चीज़ें सोचते हैं। अदरवाइज आप बताइए एक पेजर के अंदर ब्लास्ट करना, मुझे तो नहीं लगता दुनिया में कभी किसी ने सोचा होगा कि इससे अचीव क्या होगा। लेकिन आज की तारीख में मेरे को तो लगता है इवन ईरान के प्रेसिडेंट भी अपने नज़दीक कोई एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रखते होंगे। जैसे मैंने ये अच्छा सवाल आपने बोला कि इससे अचीव क्या हुआ, क्या अचीव किया इजराइल ने? हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये बिल्कुल वो अचीव हुआ कि आपने देखा हमास का चीफ मारा गया, 150 मीटर दूर इजराइल में उनके प्रेसिडेंट हाउस से मारा गया। वो बाहर आया, अपने एकोमोडेशन में गया और वहाँ मारा गया। 150 का, दैट मीन्स प्रिसाइज इंटेलिजेंस। बहुत बड़ी बात है प्रिसाइज इंटेलिजेंस का। जब मैं बोलता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि आज के बाद तो मुझे लगता है कि ईरान का प्रेसिडेंट भी जैसे ही कोई मीटिंग के लिए ऐसे करके बैठता होगा सेंटर में, तो सबसे पहले चारों तरफ देखता होगा कि इनमें से कहो खबरी कौन है। एक अनसर्टेनिटी आ गई ना कि 150 किलोमीटर 150 मीटर पर मेरे राजभवन से अगर इजराइल स्ट्राइक कर गया सक्सेसफुली, ओ माय गॉड, आप सोचिए कोई भी सेफ आज। नहीं फिर। सो इसे हाँ, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आज के बाद वो अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रखता होगा कि पता नहीं यार इसका क्या हो जाए, कौन आईफोन नहीं, लेकिन अब सबको डर है। तो क्या हमारे आपके डिवाइसेस भी एज अ वेपन यूज किए जा सकते देखिए क्यों नहीं किया जा सकते, अगर करने पर कोई आ जाए तो यस। लेकिन ये वो वाली बात है कि जब मेरा डिवाइस मेरे पास पिछले 1 साल से है, तो अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इसके कि यस उसको हीट अप किया जा सकता है।
जैसे अगर आप कई मोबाइल्स में देखिएगा, स्ट्रीम यार्ड का जो हाँ, वो अगर आप इस पर चलाते हैं तो आपका फ़ोन ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। जूम पर नहीं होता है, गूगल पर नहीं होता है, क्योंकि वो फाइल हैवी है। सो आप इतनी हैवी फाइल चढ़वा दें फ़ोन्स के ऊपर, तो यस, मैं आपको वायरस और मॉलवेयर के जरिए भी तो यस, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आप थ्योरेटिकली पूछेंगे तो हाईली पॉसिबल। ये वेपन है आज की तारीख में। व्हाई नॉट लिथियम बैटरी अपने आप में एक वेपन सिस्टम बनती चली जा रही है। आपने रिसेंटली एक वो देखा है, एक लिथियम बैटरी वाला स्कूटर जो है वो फट रहा है। आपने देखा कैसे एक एक बहुत करके, तेज जैसे चलते हैं। एज इफ सम दिवाली इज गोइंग ऑन, एंड कंटिन्यूअसली चलता रहा कितनी देर तक। सो हाईली पॉसिबल। सर, ये जितने ईवीज आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, जो इंटरनेट कनेक्टेड व्हीकल्स हैं, जो जिनमें खुद का ई सिम लगा होता है, इवन मैं जो कार यूज़ करता हूँ उसमें गाड़ी में ई सिम यूज़ किया जाता है, ई इलेक्ट्रॉनिक सिम, जो नेटवर्क से ऑटोमेटिक कनेक्टेड होता है। तो ये सब कुछ वेपन है आज की तारीख में। व्हाई नॉट, इट कैन बी कन्वर्टेड। इट कैन बी कन्वर्टेड। ऐसा नहीं है कि वो हो रेडी है कि आपको ही आपकी गाड़ी में ब्लास्ट करने के लिए डाला, पॉसिबिलिटीज है, बट ये पॉसिबिलिटी कभी भी रूल आउट नहीं करी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में। खासकर इस यस, दे कैन बी attack के बाद। मैनिपुलेटेड, दे कैन बी कंप्रोमाइज्ड। सर, मैं वही पूछ रहा था आपसे, उसके बाद अगला सवाल मेरा ये था कि ये वॉर कहाँ जा रहा है? लेबनान और हिजबुल्ला कितने दिन तक स्टैंड आउट कर पाएंगे इसराइल के सामने, या इसराइल लेबनान की भी वही स्थिति करेगा जो गाजा पट्टी में देखा हमने? नहीं, अगर आप मोटे तौर पर देखें, चाहे गाजा पट्टी की बात कर लें, लेबनान की बात कर लें, हमास की बात कर लें, हिजबुल्ला की बात कर लें, दसियों साल से चले आ रहे हैं। ख़त्म कब हुए? ख़त्म तो नहीं हुए। ये रिसेंटली एयर स्ट्राइक्स वगैरह तो कहाँ हो रहे थे लेबनान के ऊपर? मैं तो आ रहा हूँ उसी पर। एयर स्ट्राइक पहले भी हुई हैं, दसियों बार हुई हैं। लड़ाइयाँ कई बार हुई। लड़ाइयाँ पहली बार थोड़ी ना हो रही हैं, वो भी कई बार हुई, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। क्योंकि ये मेरा अपना सोच है कि हमास अपने आप में एक फोर्स नहीं है, एक सोच है जो पैलेस्टीनियंस ने पाल रखी है। उनको लगता है कि अगर उनको कोई फ्रीडम दिलाएगा इजराइल से तो वो हमास दिलाएगा। हालांकि इंडिया रिकॉग्नाइजेज पैलेस्टीन, हम पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, दिल्ली में हमारे पास उनकी एम्बेसी भी है, लेकिन एट द सेम टाइम हम हमास को एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं और उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। बड़ी सीधी बात है। इसी तरह हिजबुल्ला का स्टेटस है। व्हाट इज हिजबुल्ला? किसको रिप्रेजेंट करता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। हिजबुल्ला रिप्रेजेंट्स पैलेस्टीन? नो। लेबनान में तुम खुद ही सिर्फ साउदर्न पार्ट में क्यों बैठे हुए हो? वाई लेबनान भी चुपचाप इसलिए बैठा हुआ है कि तुम यहीं के यहीं रहो। क्यों? क्योंकि उसके आगे यूएन फोर्स लगी हुई है। इंडियन कंटिजेंट इज पार्ट ऑफ दैट, बाय द वे। अच्छा, हाँ, हमारी कंटिजेंट वहाँ पे? यस, वेरी मच। वी हैव अ कंटिजेंट देयर, और हमारा काम होता है यही कि किसी भी तरह से हिजबुल्ला अपनी एरियाज को छोड़कर वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश ना करे, कि कहीं एक बार गाड़ियों में बैठे, अटैक किया और वापस आ गए। इस काम की पीस कीपिंग के लिए यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है, जिसके अंदर इवन इंडियन आर्मी इज राइट नाउ देयर। मुझे इसलिए पता है कि मेरी अपनी यूनिट के लोग हैं, उस वजह से। तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को तो कोई इशू नहीं सर इजराइल अटैक से? नहीं, वो अटैक ना करना एक्चुअली उनके फायदे में है। अदरवाइज इजराइल तो धो देगा 2 मिनट में। अगर इजराइल को कोई रोके हुआ है तो यही बात तो रोकी हुई है कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स है बॉर्डर पर। आप अगर लेबनान के लिए ऊपर जाना शुरू करेंगे तो साउथ ऑफ लेबनान अगर जाना है तो बीच में आएगी ना पीस कीपिंग फोर्स। सो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कीपिंग मम। लेकिन अगर आप बड़ी स्पेसिफिक बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इज़राइल के बेहतरी के लिए है, उसकी स्ट्रैटेजिक बेहतरी के लिए है कि वो इस समय उस लेबनान में और हिजबुल्ला के ऊपर एरियल अटैक करे, उनको डिग्रेड करे, और उस हद तक डिग्रेड करे कि कम से कम जिस भी दिन इज़राइल को बॉर्डर फिज़िकली क्रॉस कर कर जाना पड़े, जैसे गाज़ा में वो गए थे, तो कम से कम उनके ऊपर कैजुअल्टीज़ कम आए।
इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट करने के बाद गाज़ा में आपने देखा फिर भी काफ़ी हज़ार सैनिक इजराइल के इंजर हुए हैं, काफ़ी मरे हैं। इतनी ज़्यादा ग्राउंड ऑपरेशन से बचने के लिए। यस, क्यों? क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन अपने आप में प्रॉब्लम रहेगा और ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपके पास है। और जब इजराइल के पास एक ये सुपीरियॉरिटी है कि आप अटैक करिए और जाइए, अटैक करिए और जाइए, और आपके खिलाफ कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिफेंस एंड ऑफेंस, कि आपका ऑफेंस के लिए कहीं किसी के पास कोई डिफेंस ही नहीं है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम तो चलता नहीं है। अपना जब मर्जी है जहाज़ भेजिए, डिग्रेड करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई अपने आप में ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई दिमाग के पीछे जो नहीं दिखता है, पर्दे के पीछे, ये अरब कंट्रीज़ की भी लड़ाई है। अरब कंट्रीज़ को लड़ाई इसलिए है क्योंकि ईरान उसके साथ खड़ा है, ईरान उसे देखना चाहता है। कहीं कहीं लोगों का ये भी कहना ठीक मैं मान लूँगा कि इज़राइल भी कुछ ऑक्यूपाइड एरियाज़ में जाकर बैठा हुआ है ज़बरदस्ती, जैसे वेस्ट बैंक वाली साइड है, गोलन हाइट्स वाली साइड है। तो ओवरऑल देखा जाए यस, ये लड़ाई चलेगी एज़ फार एज आई एम कंसर्न। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरी अपनी चिंता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा लूज़ करेगा वो ना तो इज़राइल लूज़ करेगा, ना हिजबुल्ला, ह्यूमैनिटी। लोग मारे जाएंगे। फिलिस्तीन में भी तो यही हुआ, गाजा पट्टी में भी यही हुआ। मैं तो यही लोग इसीलिए मारे कह गए, रहा हूँ। बच्चे मारे गए, लोग मारे और गए। नहीं, उसके बावजूद आप उसको सॉल्व तो कर नहीं पा रहे ना। आप जिस हमास को बिल्कुल निकाल फेंकना चाह रहे थे, वो लड़ाई तो अभी भी चल रही है ना। सो आई फाइंड इट वेरी फनी कि इज़राइल, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन फिर भी आप हमास ख़त्म नहीं कर पाए। आप अपने वो 180 होस्टेजेस वापस नहीं ले पाए। आपकी मैं तारीफ़ करता कि यस, यू आर वन ऑफ द बिग शॉट्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी, मोस्ट प्रोफेशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क, सब कुछ मैं आपको ग्रांट करता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी आपने विक्ट्री ली है एट द कॉस्ट के आपके लोग मारे गए हैं, हज़ारों लोग मारे गए हैं। उसमें लोग बच्चों का एंगल डाल लें, ये एंगल डाल लें, वो एक अलग बात है, लेकिन हज़ारों में हज़ारों लोग मारे गए हैं, मरते चले जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि वही चीज़ आपके हिजबुल्ला साइड स्टार्ट हो गई है। मजबूरी किसी की भी हो, मैं मान सकता हूँ कि इज़राइल की मजबूरी है कि यस, उसे, इज़राइल को मैं एक्चुअली अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं वो अपने बॉर्डर पर, या तो मैं वेट करूं कि वो आएगा और वो मुझे मारने की कोशिश करेगा और शायद मैं उसे मारूं या वो मुझे मारे और वो वापस चला जाएगा। दूसरा है इजरायली वे ऑफ वर्क, कि जैसे ही मैं देखता हूं कि वो तो कभी ना कभी आएगा, सामने से, साइड से, कहीं से वो आए और फिर मेरे साथ झगड़ा हो, व्हाई कांट आई कैरी दिस वॉर देयर, उसकी टेरिटरी में जाकर लड़े। व्हाई नॉट, लड़ना तो है ही ना। वो तो आएगा ही, तो वो तो दुश्मन है, वो तो आएगा। तो फिर आप वेट किसका बात का कर रहे हो? मैं तो मतलब टुडे आई कैन वेरी वेल से कि मैंने कभी नहीं सोचा एलसी के ऊपर कि दूसरी साइड कौन होगा। अगर आवाज़ आई है, रात का समय है, फायर करो। तेरा का बनता ही नहीं है कि मेरे बॉर्डर के इस तरफ आने की तू कोशिश करे। अगर तू कर रहा है रात में तो मैं चेकिंग नहीं करूँगा। इस बात पर कई बार ठीक है गर्मा गर्मी भी हो जाती थी कि नहीं, आपने ये फायरिंग कैसे खोल रखी है। मैं जी, हमने खोल रखी है क्योंकि हमें डर लगता है कि कोई आ जाएगा। आप हमें डरपोक समझ लीजिए, लेकिन हम तो दनादन फायर करेंगे, आवाज़ आते ही हम फायर करेंगे। मुझे लगता है इज़राइल इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब कि लड़ाई को आप दुश्मन की टेरिटरी में रखकर दुश्मन के यहाँ लड़ो, ना कि उसको मौका दो कि वो आपके यहाँ आकर आपके साथ लड़े। या चॉइस ये है, मैं मरूं या आप मरो। मेरी पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि तुम मरोगे। सर, ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन है, फिर हम इस पर आगे चलेंगे। ये स्ट्रैटेजी हम क्यों नहीं कर सकते कि भाई जो दुश्मन है, जिसने एक ना एक दिन अटैक करना ही है, जिसने एक ना एक दिन लड़ाई लड़नी है, कई जंगें हमने लड़ी भी हैं, तो हम
उस चीज़ पे आगे क्यों नहीं बढ़े, या हम प्रिएम्प्टिव मेजर्स क्यों नहीं लेते? ये जो मैंने अपना बताया आपको ना, ये एक रैंक रहता है कैप्टन और मेजर तक, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक और ये स्ट्राइक और वो स्ट्राइक है, हेल विद एवरीबॉडी, मैं ठोक दूंगा। मेरे को किसी की परमिशन नहीं चाहिए। और सच बात मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कभी किसी की परमिशन ना मिली, ना दी, ना किसी ने मेरे से पूछा। हमने जैसे मारना था मार दिया। हमसे कभी किसी ने ये नहीं बोला कि क्यों। यस, ये ज़रूर पूछा गया कि क्या हो गया वगैरह वगैरह। सो बट जैसे जैसे आप स्ट्रैटेजिकली ऊपर आते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी एक चीज़ हो सकता है चीज़ों को बिगाड़ दे और वो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाए। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आपने हट के बात करी है। सबको मालूम है हजरत बल जेन के टेररिस्ट घुस गए थे। आई वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने उनको पैसेज दिया। अच्छा जी, ठीक है। आपको पता भी नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। नहीं पता चला। लेकिन एक बार ऐसा आया कि सबको नहीं, पूरी दुनिया को और बीबीसी को भी पता चला। क्यों? क्या पहली बार था? मैं उसका अर्लियर 2 बार का चश्मदीद गवाह हूं। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर जो भी कह लीजिए, एक हायर कमांडर का ऑर्डर था कि नहीं, पैसेज नहीं दिया जाएगा। पूरी दुनिया की प्रेस आ गई, ये आ गया, बीबीसी आ गई, सब हो गया, रोज ऐसा होने लगा। फाइनली हमने उनको फिर पैसेज दिया। लेकिन घाटा क्या हुआ, अब आप ये देखिएगा। घाटा ये हुआ कि उन्होंने चरारे शरीफ किया और चरारे शरीफ जला दिया, क्योंकि उनको दिख गया कि हाउ टू कम इन प्रोमिनेंस, हाउ टू इंटरनेशनलाइज देयर इशू। अदरवाइज मस्तगुल क्या आदमी था? ही वॉज नॉट अ पेट्रियट, ही डिडंट डू एनीथिंग फॉर द JNK। वो तो उल्टा अपने चरारे शरीफ जैसी श्राइन को जलवा कर भाग गया। मेरे को तो लगता है अगर मुस्लिम लॉ के हिसाब से देखा जाए तो उसे पत्थर मार मार के मारना चाहिए था। बट ज़्यादा बड़ी बात जो आपने पूछी है कि ऐसा क्यों नहीं। सो कई चीज़ें आप जब करते हैं तो उसके पीछे आपका एम ये ज़रूर होता है कि इंस्टेंट करके चुप बैठ जाओ। अभी तक इजराइल ने नहीं बोला कि ब्लास्ट हमने किए, कहीं उनप नहीं है, कहीं ग्लोरी नहीं है। लेकिन काम हो गया है। क्यों नहीं हो? जिसको समझना है वो समझ ले, जिसको नहीं समझना है ना समझ। हाँ, तो उनको ग्लोरी थोड़ी चाहिए थी, उनको बदला चाहिए था, उनको दुश्मनों पर अटैक इट्स किया नॉट था। ओनली बदला, इट्स अ प्रिकॉशन, इट्स अ प्रिकॉशन, राइट। प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। आपने जो बोला है कि अगर ये 4-5 हजार आदमी के थ्रू हम एक दहशत फैला लें दिमाग की हिजबुल्लाह के काडर्स में कि इसे मत छूना यार, हर बार फोन उठाने से पहले सोचना थोड़ा पड़ेगा। ऐसे ही बात करो यार, स्पीकर पे बात करो, ये करो वो करो, क्योंकि यहाँ लगा लिया क्या पता आप तो दुश्मन आपके यहाँ बैठा है। आज के बाद आपने दहशत यहाँ ला ली। हर समय 24 घंटे। मुझे तो लगता है, मैंने जैसे कहा, ईरान का प्रेसिडेंट भी अब फ़ोन नहीं छूता होगा कि कोई और तरीके से बात कराओ मेरी। नया फोन ला के दो। नया फोन भी कैसे खरीदे, बता, इजराइल वाला फोन आ जाए। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, सही बात है। सो आई थिंक इजराइल ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया कि उन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखा दिया कि लड़ाई जो है वो दिमाग की लड़नी ज़्यादा डेंजरस होती है। जो दिमाग में आपने खौफ बिठा दिया, टेररिज्म क्या है? टेररिज्म इज़ अ खौफ क्रिएटेड। कैसे जीतोगे आप इस? वो टेररिस्ट जब तक आपसे टेरराइज होकर भागेगा नहीं तब तक ये टेररिज्म खत्म नहीं होगा। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे। सर, ये लेबनान भी है क्या वॉर में? इस वॉर में लेबनान डायरेक्टली इन्वॉल्व है क्या? नहीं, लेबनान एक सबसे बढ़िया काम यही कर रहा है, और दैट इज़ वाई आप देख रहे हैं कि सारे अटैक्स जो इजराइल के हैं वो साउथ ऑफ सदर्न लेबनान में हो रहे हैं। लेबनान में हो रहा है। क्यों? क्योंकि इट इज़ टोटली कंट्रोल्ड, डोमिनेटेड, एवरीथिंग बाय हिजबुल्लाह। अच्छा सर, हिजबुल्लाह की ताकत कितनी है आज की तारीख? देखिए, उनका अपना कहना है कि उनके पास 1 लाख 2 लाख के करीब उनके काडर हैं,
उनके पास तकरीबन 2 लाख के करीब मिसाइल्स और रॉकेट और इस टाइप के सिस्टम्स हैं। उनके पास तकरीबन 40,000 की आर्टिलरी भी है, सो दैट दे आर एबल टू फायर। सो बट ऑल सेड एंड डन दे आर मच बेटर ऑर्गेनाइज्ड एज कंपेयर टू हमास। अगर हमास से बड़ी ताकत है वो। मच मच बिगर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये मतलब संघर्ष लंबा चलेगा भी। ओ यस 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 दे अगर आप हिजबुल्लाह से लड़ाई पर आ गए, अनटिल अनलेस जिस तरह का ऑपरेशन आपने गाजा में किया है, अगर आप ऐसा करें तो मैं फिर भी कह हिजबुल्लाह सकता ने भी हूँ। कई सारे मिसाइल्स दागे हैं। मैं विजुअल्स देख रहा था, कुछ आयरन डोम से मिसाइल्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई, जो उनका इजरायलियों का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम। तो लेबनान से, सदर्न लेबनान से हिजबुल्लाह के घर से काफ़ी मिसाइल्स दागे जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है ये अभी लंबी खींचने वाली है, अभी तो स्टार्ट हुई है। हिजबुल्लाह वाली। और क्या, अगर हिजबुल्लाह और उसके बीच में देखें, आप एवरेज का टोटल कर लेंगे तो अभी तक आप 20,000 से ज़्यादा मिसाइल्स के ऊपर तो आए नहीं है। अगर टोटल अब करें ना, 20-25 हज़ार मिसाइल आई हैं अभी तक, 2 लाख बची हुई हैं। तो लाख मिसाइल और हाँ, नॉट ओनली दैट, कंटिन्यूस सप्लाई भी चल रही है वो कहाँ से? ईरान से। ऑब्वियसली फिर तुम फायर करते रहो, हम पीछे भेजते रहेंगे। भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसराइल को एंगेज रखना है। क्यों? क्योंकि जिस दिन इसराइल करने पर आ गया तो ईरान को पता है कि नंबर उसी का पड़ेगा। हिजबुल्लाह के बाद नंबर ईरान का है ऑब्वियसली, तो इसलिए वो चाहेगा कि हमास हिजबुल्लाह हूती, तुम ईरान के साथ सॉरी इसराइल के साथ लगे रहो। नोबडी वांट्स टू फाइट हिज ओन वॉर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से निपटने के बाद इसराइल ईरान की तरफ बढ़ेगा? 100, देयर इज नो अदर वे। पता है क्यों? क्योंकि सबको मालूम है कि ये सारा करवा कौन रहा है। ये तो सिर्फ एक मिडिल ईस्ट की लड़ाई ना कन्वर्ट हो इसलिए रुकी हुई है बात, यूएस के कंट्रोल से, कि चलिए डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। वंस इन अ वाइल हो भी गया है अटैक। अब पहली बार ओपन अटैक हुआ है बिटवीन इसराइल एंड ईरान, बट लेट मी टेल यू, ये अनअवॉइडेबल है। किसी ना, अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे थे जैसे कि इसराइल के लिए, इसराइल के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा बट कि यस, या तो वो ईरान के साथ बातचीत कर ले, जो करेगा नहीं कोई। द ओनली वे आउट इज कि यस दे विल हैव टू गो फॉर अ वॉर। इसराइल मुझे लगता है हमेशा से अपने लिए सिर्फ सिंगल ऑप्शन रखा है, हमेशा एक ही विकल्प रखा है उसने वॉर का। कभी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने हिस्ट्री में कभी भी ऐसा किया हो कि वो टॉक टेबल पे गए हों और मसले को रिजॉल्व किया हो। वो इसलिए है क्योंकि उनका जो मसला है वो अपनी पूरी की पूरी जाति का सर्वाइवल का है, एग्जिस्टेंस का है। सो दे आर वेरी इमोशनल अबाउट इट, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। और उनको पता है उनको लड़ना है। बिना लड़े काम नहीं। किस किस को चारों तरफ से, आप 5 कंट्रियों के साथ पहले लड़ चुके हो और फिर भी आप जीत गए। आप सोचिए क्यों? क्योंकि आपके पास जो विल पावर इस बात की नहीं है कि यू आर अ ग्रेट फाइटर, यू फाइट वेल, यू बिकम अ ग्रेट फाइटर बिकॉज आपकी अपनी एग्जिस्टेंस का सवाल है, आपके बच्चों की एग्जिस्टेंस का सवाल है, आपके अपने बूढ़ों के एग्जिस्टेंस का सवाल है, आपकी जाति का, टोटल जाति का विलुप्त होने का सवाल है। सो इसलिए यू हैव टू बी अ ग्रेट फाइटर, यू हैव नो वे। अदरवाइज आप देखिए कई वीडियोस वगैरह में देखिए, ऐसा कभी आपने सोचा है कि लड़कियां मार्केट में घूम रही हैं एक अपना वो टंगाकर मशीन गन, ओपनली घूम रहे हैं। एवरी सोल्जर, एवरी सिटीजन इज अ सोल्जर, एवरी सिटीजन इज अ सोल्जर, ऑलवेज, एवरी टाइम। काम कहीं कोई क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने आप में सबसे पहले सोल्जर है, नॉट बाय चॉइस, बाय वॉलंटियर। हर बच्चे को शुरुआत से ही ये सिखाया जाता है लड़ना कैसे है आपको, कि आपने बचना कैसे है। बचना कैसे है, यस, सरवाइव कैसे करना है। बिकॉज उनका सर्वाइवल का स्टेक है। सर वो पूरा इलाका भी तो बंजर था, इजरायलियों ने आके उसको डेवलप किया और मतलब एक तरह से वो रहने के लायक भी ज़मीन जैसी नहीं थी, उसको उन्होंने डेवलप किया, बनाया और उसके बाद वहाँ रहना शुरू किया। तो क्या वो पहले पूरा फ़िलिस्तीन का इलाका माना जाता था?
जहाँ पर देखिए यस, इस बात को हम टेक्निकली मान लेंगे कि एक एरिया जो दिया गया था इज़राइल को, वो ये सोच के दिया गया था कि ये लड़ाई बंद हो जाएगी, एक सॉल्यूशन के तौर पर था। ये भी फैक्चुअली करेक्ट है कि पैलेस्टीनियंस ने तो हाँ कर दी थी इज़राइल की जो जगह है, इज़राइलीज़ ने पैलेस्टीन वाली लाइन हाँ नहीं करी, उसे रिकग्नाइज नहीं किया। सो उस हद तक मैं कहूँगा कि यस, इज़राइल की ये जो लड़ाई है अपने आप में कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि पैलेस्टीनियन वर्सेस इज़राइल, आप ब्रिज कैसे करोगे अपने आप को? आपने गोलन हाइट्स दिया था, आपने इजरायलीज़ ने बोला नहीं ये भी अब हमारा ही है। अब तो कह रहे गाजा पट्टी भी हमारी है। तो है ही ना, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वो तो पहले ही कौन सी नहीं थी। गूगल मैप्स पे भी अब वो इलाका जो है वो अरे आप इजराइल मुझे के बताइए ना, 20,000 वर्कर्स रोज़ाना गाज़ा पट्टी से आपके यहाँ काम करने का परमिट था। मतलब काम करने के लिए आपको वो वर्कर वर्कफोर्स चाहिए, लेकिन वो जगह उनकी है, ये आप उन्हें अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ये गलत है की बात नहीं है, ठीक और गलत में जाएंगे तो फिर दोनों कंट्रीज़ का अपना अपना मामला है। बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई कहीं थमते नज़र नहीं आ रही और ना ही आने की उम्मीद रखी। ईरान के आगे भी कहीं जाएगी सर ये लड़ाई? नहीं, अगर ईरान पर चलेगी तो फिर तो गल्फ वॉर वाली बात आ गई, मिडल ईस्ट की वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जिसके मिडिल ईस्ट अंदर वॉर में क्या होगा सर? मैसिव। आप सोचिए, यूएस के 28 बेसेस हैं मिडल ईस्ट में। क्यों हैं? कि भाई लड़ाई शुरू ना हो जाए। आप बोलते कुछ भी रहिए, ठीक है भाई, इराक भी कुछ भी बोल ले, बेस तो यूएस का वहाँ पर भी है, जॉर्डन कुछ भी बोल ले, बेस तो वहाँ पर भी है। तो ऐसी सारी कंट्रीज़ में है, चाहे सऊदी की बात कर लो, यूएई की बात कर लो, कहीं भी आप बात कर लीजिए। यूएस ने बेसिस बनाए इसीलिए हैं कि उनको हौसला देकर रखें कि किसी भी तरह लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि वो अगर लड़ाई होती है मिडल ईस्ट वाली, एंड दिस विल बी हॉरिबल वॉर, इट विल गो अनकंट्रोल्ड। क्या इसका वो होगा सर? अगेंस्ट में कौन होंगे? एक तरफ तो इजराइल होगा, यूएस होगा, नेटो होगा मिडिल ईस्ट वॉर में। इस तरफ कौन को? सऊदी भी मुझे लगता है उधर ही चला जाएगा। नहीं, देखिए, इस समय तो सऊदी क्लेम करता है कि वो यूएस के साथ है, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, सब कुछ। तो काफ़ी हद तक जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें ये चीज़ आ गई है कि सिर्फ पेट्रोल के ऊपर आप ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, आपको डेवलप करने के लिए और भी कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। और लड़ाई आपको 100 साल पीछे ले जा सकती है, आगे नहीं ले जा सकती। आई थिंक ये जितने क्राउन प्रिंसेस हैं ये काफ़ी सेंसिबल है। कतर, आपका आप कतर ही देख लीजिए, कतर अगेन हैज़ गॉट यूएस बेसिस, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो ये क्यों है कि किसी तरह लड़ाई वहाँ ना आए, क्योंकि लड़ाई आने का मतलब सबसे बड़ा आएगा कि रशिया ब्लॉक ले लो, चाइना ब्लॉक ले लो, फिर ये वाले सारे के सारे घुस जाएंगे, जो कि टॉलरेबल नहीं होगा एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी। ये तो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन, तो फिर वो वर्ल्ड वॉर वाली बात आ जाएगी, जिसको कि अवॉइड करने का बड़ा मुझे लगता है सर आज की तारीख में चाइना कोई फुल फ्लेजेड वॉर में जाना चाहेगा, उसे भी पैसे चाहिए, उसे भी अपने कंट्री को आगे बढ़ाना है। रशिया एक वॉर लड़ ही रहा है, यूएस वॉर चाहता नहीं है, यूएस चाहता है दूसरे देश लड़ते रहें, उसका हथियार का धंधा चलता रहे। इज अ डाउट, इस पूरे वॉर में अगर आप देखें यूएस की जो वॉर इंडस्ट्री है 42% उनका डिविडेंड्स हाई चले गए। वो यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, वो और मेरे को तो समझ नहीं आ रही, आप यूक्रेन को हथियार दे भी रहे हैं, नेटो का पार्ट भी नहीं बना रहे हैं, लड़ाई लड़ाते चले जा रहे हैं, और वो बेचारा ज़ेलेंस्की फिर भी बोलता चला जा रहा है कि मेरे को मरवा दिया, मेरे देश को मरवा दिया, मेरे देश को मरवा दिया। इतने टाइम के बाद भी अगर अमेरिका में उसका स्वागत भी करते हैं। नहीं, स्वागत करके फ़ायदा क्या है? उसको सामान भी तो बेच रहे सर, तो और क्या, रेड कारपेट बिछा रहे हैं, तो फिर ठीक है ना, बिल भी बना रहे हैं, बिल तो बनेगा, उसकी ईएमआई भी काटेंगे, अगले 20 साल तो नहीं, 25-30 साल तक ईएमआई काटेंगे। और क्या होगा? ये वहाँ पर जितना रीडेवलपमेंट प्रोग्राम होगा वो सारा का सारा यूएस कंट्रोल्ड होगा, वो पूरा बिजनेस एक तरीके का आने वाला है।
बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इसमें चाइना हैज़ बीन वेरी स्मार्ट। चाइना अपना फोकस करके बैठा हुआ है कि यस, मुझे सिर्फ ताइवान से रिलेटेड जो मुझे एडवांटेज चाहिए वो चाहिए और वो मैं लेकर रहूँगा। और सिर्फ एक यही बात है जहाँ पर मैं एटलीस्ट एग्री करता हूँ कि वर्ल्ड शुड यूनाइट, कि ताइवान छोटा है इसलिए नहीं वो चाइना के कंट्रोल में जाना चाहिए। अगर उनकी अपनी इच्छा है कि दे वांट टू बी कैपिटलिस्ट, देयर शुड बी नथिंग रॉन्ग इन इट। यानी आप कह रहे हैं कि देखिए सर, ये लड़ाई ईरान तक तो जाने वाली है, इसराइल वाली। वो लेबनान, सदर्न लेबनान होते हुए उसके बाद वो ईरान तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर ईरान के साथ खड़े होने की बारी आई तो मिडिल ईस्ट में क्या ईरान के साथ कोई खड़ा होगा या फिर ईरान आइसोलेट हो जाएगा, ईरान वर्सेस इसराइल होगा? एज ऑन टुडे ईरान स्टैंड्स आइसोलेटेड फॉर द सिंपल रीज़न कि ईरान अपने आप को सऊदी से बढ़कर दिखाना चाहता है। वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट का अपने आप को लीडर क्लेम करना चाहता है, जो वो नहीं बन पा रहा। सो आज की तारीख में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ईरान अपने आप में टॉप शॉट पर चल रहा है, बट उसकी एस्पिरेशन है। और इसी एस्पिरेशन के वजह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे जो सऊदी कंट्रीज़ हैं वो उसके साथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि इस तरह की जब डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में आप पढ़ते हो तो आपकी कंट्री का घाटा होता है, आपके यहाँ जीडीपी गिरती है, घाटा सब होता है, कुछ महंगाई बढ़ती है, सारी चीज़ों बहुत में सारी चीज़ें दैट इज़ वाई इस समय ईरान को सपोर्ट कोई नहीं करेगा। नहीं कर रहा है कोई भी। बट यस, मुस्लिम ब्लॉक में एक ये कमी भी है कि फाइनली जिस दिन मुस्लिम नारा लगता है तो पता नहीं क्या होता है उनके बीच में और सब इकट्ठे से होने शुरू हो जाते हैं। अब इस बार नहीं हो रहा है, पहली बार, बट जनरली बाय एंड लार्ज वो एकदम से ओपन। लेकिन ये बात पक्की है कि इसराइल ठोकेगा ईरान को एक ना एक दिन, मतलब ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अगर इजराइल परमानेंट सोल्यूशन अपने लिए ढूंढ रहा है तो टारगेट इज़ नॉट हमास, टारगेट इज़ नॉट हिजबुल्ला। ये प्यादे हैं, ये इसके अलावा कुछ नहीं है। हुतीज़ को वो 2 मिनट में कंट्रोल कर सकता है अगर मारने पर ही आ जाए, लेकिन वो नहीं मार रहा है। पॉइंट इज़ ब्रेन बिहाइंड, द मशीनरी बिहाइंड इज़ ईरान। फिर तो सर ये पक्की बात है कि इसराइल पक्का अटैक करेगा। अगर जो अटैक इसराइल पे हुआ उसके बाद हमास को, हिजबुल्ला को, हूती को जिस तरह से ईरान का बैक सपोर्ट रहा, इसके बाद ये बात तो 110% तय है कि इसराइल एक ना एक दिन ईरान तक पहुंचेगा और वो टाइम भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर उसे कोई रोके हुआ है तो वो है सिर्फ यूएस, बिकॉज यूएस का इंटरेस्ट है कि एक मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई ना हो। अच्छा, इस वजह से रुका हुआ है। सिर्फ इस वजह से। सर बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके और कई सारे पहलुओं पर हमने बातचीत की और कई अच्छी बातें और अच्छी कहानियां भी आपने इस दरमियान सुनाई और इससे ये भी पता चला कि मिडिल ईस्ट में फ़िलहाल चल क्या रहा है और इसराइल की रणनीति क्या चल रही है और जो नया साइबर वॉरफेयर शुरू हुआ उसके बारे में भी आपसे जानने को मिला। सर थैंक यू वेरी मच सर आने के लिए। सर थैंक यू वेरी मच। तो हमारे पॉडकास्ट में फ़िलहाल इतना ही। कैसे बातचीत में काफ़ी हम लोग खो गए थे और काफ़ी लंबी ये बातचीत चल गई, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है। आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।